डेवलपमेंट को बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है, अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। अक्सर यहाँ से परिभाषा पूछी नहीं जाती है, उसका रीज़न क्लियर है क्योंकि पूछने को बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में। ठीक है, ये एक परिभाषा हम यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको डेवलपमेंट के मीनिंग को बहुत क्लियर कर देती है। यहाँ की कुछ विशेषताएं हैं उनको बहुत क्लियर कर देती है। विकास के अध्ययन में एलिजाबेथ हरलॉक का नाम बहुत फेमस है। एलिजाबेथ हरलॉक एक लेडी साइकोलॉजिस्ट थी जिन्होंने बच्चों के डिटेल्ड स्टडी किए। उन्होंने छोटे बच्चों के, खासकर जो प्री प्राइमरी स्कूल वाले बच्चे होते हैं, उनके गहराई से अध्ययन किए थे। उन्होंने ही ये बात कही है कि विकास उन परिवर्तनों की श्रृंखला है जो क्रमिक एवं सुसंगत होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये बात तो हम कर चुके हैं कि विकास परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, जो परिवर्तन गर्भाधान से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलते रहते हैं। अब उन परिवर्तनों की ये भी एक खास बात है कि ये परिवर्तन कैसे होते हैं, क्रमिक होते हैं और सुसंगत होते हैं। इंग्लिश में टर्म आता है ऑर्डरली एंड कोहेरेंट। अब इन दोनों शब्दों को हमें समझना है। ऑर्डरली या क्रमिक का मतलब बहुत क्लियर है कि एक निश्चित क्रम से होते हैं। विकासात्मक परिवर्तन कैसे होते हैं, एक निश्चित क्रम से होते हैं। आगे हम इस चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे कि विकास को अध्ययन के लिए कुछ अवस्थाओं में बांटा जाता है। से कुछ नाम आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये क्या है, अवस्थाओं के नाम है। अब ये अवस्थाओं के नाम देना क्यों संभव हो पाया, क्योंकि विशिष्ट आयु में विशिष्ट प्रकार के परिवर्तन होते हैं, इसलिए उस विशेष आयु को हमने एक नाम दिया। हमने क्या दिया, मनोवैज्ञानिकों ने दिया, अध्ययनकर्ताओं ने दिया। जैसे हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि लगभग शुरुआती जो 5-6 वर्ष है जीवन के, उनको शैशवावस्था को नाम दिया जाता है कॉमनली। ठीक है, कि जन्म से 5-6 वर्ष के काल को क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। लगभग 6 से 12 वर्ष को बाल्यावस्था कहते हैं। 12 से 18-19 वर्ष को क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। अब ये नाम देना संभव हो पाया क्योंकि कहीं के भी बच्चे हों, जन्म से 5-6 वर्ष के परिवर्तन उनमें कॉमन होते हैं। ठीक है, 6 से 12 वर्ष के परिवर्तन उनमें विशिष्ट प्रकार के होते हैं और ऐसे ही आगे 12 से 18 के परिवर्तन भी विशिष्ट प्रकार के होते हैं। खास बात क्या है कि क्योंकि परिवर्तन एक निश्चित क्रम से होते हैं, तो आप सीक्वेंस या ऑर्डर वर्ड को याद रखें, क्योंकि परिवर्तन एक क्रम से होते हैं, इसलिए कई बार हम दर्शाते हैं सीढ़ियों के रूप में। कि जन्म के बाद जो परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें हम इन सीढ़ियों के रूप में, इन अवस्थाओं से दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये सीढ़ियों में स्किप नहीं हो सकता कुछ भी। ठीक है, अगर एक नॉर्मल हम बात कर रहे हैं, अपवादों को याद मत करना कि तुम बोलो कि मैडम किसी की पहले ही डेथ हो जाए तो फिर तो ये तो आएगा नहीं, तो वो तो अपवाद हो गया। ठीक है, एक जो नॉर्मल लाइफ है किसी व्यक्ति की, जन्म से मृत्यु तक की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सी अवस्था है, शैशवावस्था। ये अवस्था पार करेगा तो निश्चित ही कौन सी अवस्था आएगी, बाल्य। यहाँ से डायरेक्ट यह आ सकती है क्या, ये निश्चित क्रम है, आयु निश्चित है और उसी आधार पर नाम दिए गए हैं। तो शैशवावस्था के बाद क्रम में क्या आएगी, उसकी बाल्यावस्था आएगी। बाल्यावस्था के बाद क्या आएगी, किशोरावस्था आएगी, फिर वयस्कावस्था आएगी और फिर वृद्धावस्था आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जितने भी परिवर्तन हैं वो निश्चित क्रम में। अब हर अवस्था के परिवर्तन जो हैं उनमें भी कुछ क्रम निश्चित होता है, खासकर जो हमारा शारीरिक गतिक विकास होता है। शारीरिक गतिक विकास की अभी हम आगे भी बात करेंगे, जिसको फिजिकल मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। नया पैदा हुआ बच्चा, नवजात शिशु देखा है तुमने, किसी ने देखे होंगे। ठीक है, अरे भाई आसपास कोई बुआ के, चाचा के, कोई भाई के, किसी के, मौसी के, ठीक है, पैदा होता नहीं 5-10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, महीने भर का तो देखा होगा। ठीक है, क्या लगता है आपको, ऐसे चलता है क्या बच्चा नॉर्मल पैदा होते ही? कितनी मूवमेंट होती है उसकी बॉडी में,
गति क्या, उसके बॉडी में क्या क्या गतिमान होता है। आज तुम्हारी पूरी बॉडी मूव करती है ना, डांस करते हैं जो लोग कैसे कैसे मूवमेंट करते हैं, ठीक है, कोई करतब वर्तब दिखाते हैं वो तो उल्टे पुल्टे हो करके क्या, लेकिन चलो नॉर्मल आदमी की भी आप पूरी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो, चल लेते हो, दौड़ लेते हो, नाच लेते हो, जिसको स्विमिंग आती है तैर भी लेते हो। ऐसी मूवमेंट देखने को मिलती है क्या उस न्यूबॉर्न बेबी में? पड़ा रहता है बेचारा एक जगह, थोड़ा बहुत अपनी जगह पे थोड़ा सा हाथ पैर को पटक सकता है, उससे ज्यादा कुछ करता है क्या? एक जगह से दूसरी जगह अपने आप चल जाता है क्या? नहीं जाता। पलटी भी नहीं मारता शुरू में, तो वो भी एक निश्चित आयु होने पर उसमें परिवर्तन आता है, धीरे धीरे वो एक दिशा से दूसरी दिशा में पलटी मारने लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो परिवर्तन होंगे वो एक निश्चित रूप में होते हैं कि भाई चलना कैसे शुरू करेगा, तो पहले ही चलना शुरू नहीं करेगा, पहले तो उसकी गर्दन जो ऐसे ऐसे लुढ़कती होती है, पहले यहाँ पर कंट्रोल आता है, ठीक है, ये संभलेगी तो एक गर्दन की जो मूवमेंट है वो कंट्रोल में आएगी उसके, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि बच्चा जैसे गर्दन की मूवमेंट कंट्रोल में आएगी तो वो सहारे से बैठना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर बिना सहारे के बैठेगा, उसके बाद में क्या होगा, बिना सहारे के बैठने के बाद में पलटियां पलटियां इस बीच में कर लेगा, और फिर आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा घुटने के बल चलता है या वॉकर आदि की सहायता में वो चलने लगता है। जब अच्छे से वॉकर को मूव करने लग जाएगा, घुटने के बल चलने लग जाएगा, तब वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट बिना सहारे के खड़ा होता है। उससे पहले वो बिना सहारे के खड़ा नहीं हो सकता। बिना सहारे के खड़ा होने के बाद भी खड़ा तो हो जाता है वो एक जगह पे, लेकिन उसको चलने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। फिर सहारे से चलता है कि आपने पकड़ रखा है, वो चल रहा है, और उसकी जब थोड़े दिन तक प्रैक्टिस होती है तब जाकर के वो बिना सहारे के चलने लगता है। उसमें भी बस शुरू में चलता है तो कुछ कदम चलेगा फिर पड़ जाता है, ठीक है, फिर कुछ कदम चलेगा गिर जाता है, फिर पूरा इंडिपेंडेंट चलने लगेगा, फिर दौड़ना जंप करना वो सब उसके क्रम में बाद में आते हैं। कुल मिला के याद क्या रखना है कि ये सभी परिवर्तन किस रूप में होते हैं, एक निश्चित क्रम में। कोई बच्चा ऐसा नहीं विरला पैदा होता कि पैदा होते ही जंप करने लग जाए, कहीं नहीं पैदा हुआ है सब बच्चा, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि भाई जन्म ही लिया और जंप कर रहा है, सीधे ही चलना फिरना तो सब आता है उसको, अब सीधे जंप करने लग गया, ये संभव नहीं है। साथ ही आपको याद रखना है इस शब्द को सुसंगत, कोहरेंट, इस वर्ड को समझने के लिए आपको समझने होंगे विकास के आयाम। विकास की इस प्रक्रिया को समझने के लिए, अध्ययन के लिए इसको कुछ आयामों में या पक्षों में बांटा जाता है। देखो, जब हम कह रहे हैं कि गर्भाधान से मृत्यु तक परिवर्तन होते हैं, अब जैसे एक उदाहरण मैंने दिया कि ये शारीरिक गतिक परिवर्तन होते हैं बच्चे में, ठीक है, साथ के साथ ही उसमें और भी तो परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी जो समझ है, उसकी जो मानसिक क्षमताएं हैं उसमें भी परिवर्तन हो रहे हैं बच्चे में। धीरे धीरे उसकी जो इंटरेक्शन यानी एक दूसरे से वो अंतरक्रिया करने की क्षमता है उसमें भी परिवर्तन आते हैं। भाई पैदा होते ही थोड़ी ना तुमको बोलता है नमस्ते अंकल, नमस्ते दीदी, नमस्ते भैया, बोल देगा क्या? नहीं बोल सकता। तो उसकी सोशल इंटरेक्शन में कि हाँ ये कौन है, ये समझ विकसित होना, इनसे कैसे ग्रीट करना है, ये समझ विकसित होना, ये भी धीरे धीरे होगी, जिसको हम सामाजिक विकास का नाम देते हैं। तो ये जो अलग अलग प्रकार के परिवर्तन हैं इन्हें हम विकास के पक्षों या आयामों के रूप में पढ़ते हैं। और ये जो वर्ड है हमारा सुसंगत या सुसंबद्ध भी लिखते हैं, ये इन आयामों से ही समझा जाता है। तो पहले हम बात करेंगे विकास के आयामों की। पहला आयाम है शारीरिक एवं गतिक विकास। फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। दूसरा आयाम है मेंटल डेवलपमेंट भी कहते हैं,
कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं, या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे मानसिक, संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास। नहीं रुको, मैं अलग से लिखाऊंगी, नोट करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लिखाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है ना। तीसरा है आपका सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। और चौथा है इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। देखो, सिंपली इन चारों को हमको समझना है थोड़ा सा। लिखने लग गए क्या? मैं लिखा दूंगी वैसे, ठीक है। फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट की हम बात करें, शारीरिक एवं गतिक विकास की बात करें, तो नाम में ही छुपा है शरीर में जो परिवर्तन आते हैं, ठीक है। अब शरीर में भी ऐसा नहीं है कि बाह्य शरीर में ही परिवर्तन आते हैं, बाह्य शरीर के तो बहुत विजिबल होते हैं, ठीक है। कि बच्चे को देखोगे पैदा होता है तो कितने कितने से हाथ होते हैं उसके, कितने कितने से पैर होते हैं, पूरा बॉडी छोटा सा होता है, ठीक है। धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है। आप अगर घर में ही बच्चा हो तो आप देखोगे कि वेट वगैरह भी करते हैं, जब भी डॉक्टर के पास ले जाओगे उसको, उसका वेट करते हैं कि हाँ 1 महीने में इतना बढ़ जाना चाहिए था, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, हाइट कितनी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, ठीक है। ये सब क्या है? शारीरिक विकास का हिस्सा है। अब बाहर से तो परिवर्तन हो रहे हैं, वो आपको विजिबल हैं, नजर आते हैं, लेकिन बॉडी में अंदर भी चेंजेस हो रहे होते हैं। हमारे अंदर शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं। अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम आप जानते हो कि पाचन तंत्र अलग होता है, श्वसन तंत्र के अंग अलग होते हैं, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र अलग है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो आपका है वो अलग है। तो इस तरीके से कई सारे अंदर अंग हैं, उन सब अंगों में भी परिवर्तन आते हैं। उनके भी तो साइज में चेंज होता है भाई। छोटा सा बेबी जब पैदा हो रहा है तो उसके अंदर के ऑर्गन भी तो सब छोटे छोटे हैं, उनकी भी साइज धीरे धीरे बढ़ती है, और साइज बढ़ने के साथ ही उनके जो काम करने की क्षमता है उसमें भी परिवर्तन आते हैं। तो बाह्य सारे शरीर में परिवर्तन, आंतरिक शरीर के अंगों में परिवर्तन, ये सब किस में शामिल है? शारीरिक विकास में शामिल है। अब शरीर के अंगों में ही हमारी हड्डियां भी शामिल है, बोन्स हैं हमारे शरीर में, ठीक है। हड्डियां और हमारी मांसपेशियां, बोन्स एंड मसल्स भी उसमें शामिल है। तो हमारी हड्डियों में और मांसपेशियों में भी बच्चे में धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। उनमें हम कहें कि वो बहुत सॉफ्ट होती है, हड्डियां जो होती है बच्चे की शुरुआत में क्या होती है? बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, कोमल होती हैं। मांसपेशियां भी बहुत सॉफ्ट होती हैं, लेकिन धीरे 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 उनमें क्या आती जाती है? मजबूती आती जाती है। और मजबूती आने के अलावा जो उससे भी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि उन बोन्स में, उन मसल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक प्रकार का नियंत्रण एवं समन्वय जो है वो शुरू हो जाता है। उसी के कारण तो बच्चा फाइनली खड़ा होकर के चलने लगता है। अगर उसकी हड्डियां और मांसपेशियों में एक समन्वय, एक नियंत्रण, मजबूती नहीं आए तो ये संभव नहीं है कि वो खड़ा होकर के आखिर चलने लगेगा। लेकिन ये सारी चीजें साथ साथ होती हैं कि उसके बाहर के शरीर के अंग भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आंतरिक शरीर के अंगों में भी परिवर्तन हो रहा है, उसकी हड्डियों में, उसके मांसपेशियों में धीरे धीरे मजबूती आ रही है, और उसके फलस्वरूप पूरे शरीर का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डेवलप हो रहा है। और इससे ही शरीर की जो गति है, शरीर के अंगों की गति या मूवमेंट जो है वो पॉसिबल हो पाती है। तो इन सारी चीज़ों को हम किस आयाम में रखते हैं? शारीरिक एवं गतिक विकास में। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं मानसिक विकास की, जिसे संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास भी कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट इस टर्म को ज़्यादा सही कंसीडर करते हैं। मनोवैज्ञानिक जब
बात करते हैं तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की करते हैं, संज्ञानात्मक विकास की, यानी जो हमारी जानने समझने की क्षमताएं हैं उनमें परिवर्तन होता है। तो सिंपल सी बात है कि बच्चे की जो मानसिक क्षमताएं हैं, उसके जानने समझने की क्षमताएं हैं, आयु बढ़ने के साथ साथ वे बढ़ती हैं। एक जो न्यूबॉर्न बेबी है या 1-1.5 महीने का बच्चा है, उसको आप 2 + 2 4 सिखा सकते हो क्या? गिनती भी सिखा सकते हो क्या? 1 महीने के बच्चे को काउंटिंग सिखा सकते हैं क्या? नहीं सीख पाएगा वो तब, ठीक है। लेकिन यही बच्चा जब 1.5-2 साल का होता है तो 2 साल 2.5 साल के बच्चे को हम आराम से काउंटिंग सिखा देते हैं, ठीक है। करने लगता है, वो बोलने लगता है 1 2 3 1 2 इशारों के साथ साथ बोलने लगता है, ठीक है। और थोड़ा और बड़ा होता है, 3-4 साल का होता है, तो हम उसको 2 + 2 भी सिखाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो मस्तिष्क की क्षमता है उसमें भी परिवर्तन होता है। तो किन चीज़ों को वो समझ सकता है, किस प्रकार की सूचनाओं का वो प्रोसेसिंग कर सकता है, उसका ब्रेन, उसका मस्तिष्क कैसी सूचनाओं की प्रोसेसिंग कर सकता है, इन सब में भी परिवर्तन आते हैं। और इसको हम या तो मानसिक विकास का नाम देते हैं या संज्ञानात्मक विकास भी लिख सकते हैं, या कभी कभी आपके पेपर्स में बौद्धिक विकास भी लिख करके आ सकता है। बौद्धिक यानी बुद्धि का विकास, ठीक है। थर्ड है आपका सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक विकास। तो एक जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, क्या वो जानता है कि अपनी माँ को कि ये मेरी माँ है? जानता है क्या? नहीं जानता है। ना वो माँ को जानता, ना पापा को जानता, ना दादा ना दादी, उसको किसी का कुछ पता नहीं होता है। लेकिन यही बच्चा देखना कुछ महीनों बाद में ही, ठीक है, पहले तो पहचानने लगता है। 6 महीने तक आते आते बच्चा आराम से पहचानने लगता है अपने आसपास के लोगों को। और जैसे ही कोई नया आदमी आता है, 6 महीने से छोटा बच्चा, मान लो 2 ढाई 3 महीने का बच्चा है ना, वो किसी की भी गोद में आप पकड़ा दो चला जाता है। अगर उसका पेट भरा हुआ है, उसको भूख नहीं है, वो कंफर्टेबल है, आप किसी की गोद में दे दो चला जाता है। लेकिन 6+ मंथ्स के जो बच्चे होते हैं, 7 8 9 महीने के बच्चे होते हैं, अक्सर वो दूसरों के पास, नए आदमी के पास जल्दी से नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उसको जो रोज नजर आ रहे हैं लोग, ठीक है, मान लो उसके घर में सिर्फ उसके मम्मी पापा ही रहते हैं, बच्चा है और मम्मी पापा, एक नैनी है वो संभालती है, तो वो बच्चा, अगर उसके मामा आए हैं अचानक से, कोई पैदा हुआ था तब आए थे और अब आए हैं जब वो 7 साढ़े 7 महीने का है, तो मामा की गोदी में बैठ जाता है क्या आराम से? अक्सर नहीं बैठते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि 6 महीने का होने तक वो अपने आसपास के चेहरों को पहचानना शुरू कर देता है। और जो एकदम नया चेहरा आया है, थोड़ा सा देर तो खेल सकता है, हो सकता है थोड़ा उसको तुम करोगे तो कर लेगा, लेकिन जितना इजीली वो जिन लोगों को जानता है उनके पास बैठता है, उतना इजीली एक नए व्यक्ति के पास नहीं बैठता है। तो ये क्या है? एक प्रकार का सामाजिक विकास है कि उसने अपने आसपास के चेहरों को पहचान लिया है। यही बच्चा 1 1.5 साल का होते होते बोलने भी लगेगा कि मम्मी कहाँ है, तो ये मम्मी है, ये पापा है, मम्मी पापा का नाम भी जानने लग जाता है। धीरे 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 1.5-2 साल का, 2.5 साल का और होएगा तो आसपास के सब लोगों के नाम जानने लग जाएगा। तो आपने उसको सिखा दिया जय जय कर दो, आराम से कर देता है। कोई नया आदमी आया, अरे वो अंकल आए हैं उनको जय जय कर दो, तो करके दिखा देगा। ये सब किसका हिस्सा है? सामाजिक विकास का। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं सांवेगिक विकास की, इमोशनल डेवलपमेंट की। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, नवजात शिशु होता है, वो जन्म के समय ही सारे संवेग अपने में नहीं लेकर के आता है। जैसे क्रोध का संवेग है, ठीक है, अग्रेशन है, गुस्सा है। आप उस छोटे से बच्चे को जो पैदा हुआ है उसको गुस्सा करते हुए नहीं देखोगे, ठीक है, उसको नहीं आता है गुस्सा, क्योंकि उसमें अभी तक क्रोध का संवेग विकसित ही नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसे ही किसी से ईर्ष्या का भाव उसमें नहीं है, किसी से घृणा का भाव उसमें नहीं है, लेकिन धीरे धीरे 1-1.5 साल का होते होते, 2 साल का होते होते ये सभी संवेग उसमें विकसित हो जाते हैं। तो इस बारे में भी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन किए हैं कि किस प्रकार एक बच्चे में संवेगों का विकास होता है। और फिर उसके बाद जब सारे संवेग बन गए, विकसित हो गए, तो उन संवेगों का नियंत्रण, यानी कहाँ कौन सा इमोशन एक्सप्रेस करना है, ये भी बच्चा धीरे धीरे सीखता है। और उसको भी किस में शामिल करते हैं हम? सांवेगिक विकास में, इमोशनल डेवलपमेंट में। ये 4 मेजर पोर्शन होते हैं, 4 मुख्य आयाम होते हैं, जिनको हम PCSE के नाम से याद रख सकते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल के नाम से। इसके अलावा कई बार हम पढ़ेंगे भी, एक और एस्पेक्ट लिखा जाता है जिसका नाम क्या होता है?
मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। नैतिक विकास के हम सिद्धांत भी पढ़ेंगे, लेकिन वास्तव में नैतिकता का संबंध किससे होता है? सामाजिकता से ही होता है। अगर हम सामाजिक ना होते तो हमारे नैतिक होने की कोई संभावना नहीं थी। पढ़ा होगा ना भाई, मनुष्य की जब जीवन की शुरुआत हुई तो कैसे, जिसको बर्बर समाज कहा जाता है, ठीक है, वहाँ पर क्या कोई सिस्टम था? क्या परिवार होते थे? कुछ नहीं होते थे। धीरे धीरे सब डेवलप हुआ है। ऐसे ही बस जंगलों में रहते थे, कोई किसी के साथ क्या रह रहा है, क्या कुछ सिस्टम नहीं था तब, ठीक है। तो वहाँ पर नैतिकता के बारे में कोई बात होती थी क्या? जब समाज ही नहीं था, संभव ही नहीं है। नैतिकता यानी सही गलत। आज अपन कहते हैं ना कि भाई ये आदमी ये तो गलत कर रहा है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, या कोई दूसरा तीसरा आदमी कहता है अरे उन्होंने ऐसा किया, वो तो बहुत गलत किया, उसके साथ ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। तुम भी बोल देते होगे कभी, या हमने अक्सर सुना तो होगा यार ये तो गलत है, ये तो नहीं करना चाहिए, ऐसा किया तो अगर उसने, तो वहाँ हम किसकी बात कर रहे होते? नैतिकता की बात कर रहे होते। और ये नैतिकता कहाँ से आती है? ये सामाजिक संदर्भ से ही आती है। यदि हम एक सोसाइटी की तरह, एक समाज की तरह नहीं रह रहे होते तो किसी के बारे में ये कहना कि नहीं उसने ये सही किया या गलत किया, इसकी भी संभावना नहीं थी। तो जो नैतिक विकास का आयाम है वो किससे जुड़ा हुआ है? सामाजिक विकास से ही जुड़ा हुआ है। अब ये सारी बात जो हमने डिस्कस की वो किस शब्द को समझने के लिए की थी? याद है तुमको, बोला था मैंने। तो ये जो सारे आयाम हैं इन सब में परिवर्तन होते हैं, ठीक है। क्या ऐसा होता है कि पहले पहले तो पूरा शारीरिक विकास हो लेगा, जब शारीरिक विकास खत्म हो जाएगा फिर मानसिक विकास शुरू होगा, जब ये खत्म हो जाएगा तो सामाजिक विकास शुरू होगा? ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं है। फिर तो आदमी पता नहीं कब जा करके उसमें क्या अक्कल आती है अगर ऐसा होता तो, ठीक है ना। ये सारे चेंजेस साथ साथ में चल रहे होते हैं। दूसरी बात ये है कि एक प्रकार के परिवर्तन दूसरे प्रकार के परिवर्तनों को प्रभावित करते हैं। बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है तो वो चलना फिरना शुरू करता है, घुटने के बल भी चल रहा है, और जब चलना फिरना शुरू करता है तो इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती है ना। एक बच्चा तो एक ही जगह पे बैठा रहता है, वो ज्यादा चीजों को जानेगा, या जो चल रहा फिर रहा है इधर उधर नई नई चीजें देख रहा है वो ज्यादा चीजों को जानेगा? डेफिनेटली सेकंड केस में ज्यादा चीजों को जानेगा। जो एक ही जगह पे है, मूवमेंट ही नहीं है उसमें, वो ज्यादा चीजों को कैसे जानेगा? तो ये जब होता है तो इसकी संभावना बनती है, ये दोनों होते हैं तो इसकी संभावना बनती है। बच्चे की समझने की क्षमता बढ़ रही है तब तो वो समझने लगता है कि ये माँ है, ये पापा है। उसको जब हम बताएंगे, अगर उसमें उसके मस्तिष्क में समझने की क्षमता ही ना हो तो क्या वो समझ पाएगा कि ये माँ है, पापा है, ऐसे जय जय करना है, ऐसे प्रणाम करना है? वो समझने की संभावना भी नहीं होगी। तो ये सब एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसलिए आपको ये वर्ड याद रखना है कि विभिन्न प्रकार के परिवर्तन जो विकास की प्रक्रिया में होते हैं वे सभी एक दूसरे से संबंध रखते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसलिए हरलॉक ने क्या वर्ड यूज लिया? कोहेरेंट वर्ड या सुसंगत शब्द का उपयोग किया है, ठीक है। अब लिखो। हाँ हाँ, गर्भाधान से शुरू होता है, बिल्कुल। क्यों नहीं होगा गर्भाधान से शुरू? ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो बन जाता है पूरा, ठीक है भाई। उसमें एडिशनल जो न्यूरल कनेक्शन है वही तो बनेंगे ना। ऐसा नहीं है ना कि बच्चा मस्तिष्क के बिना पैदा हो रहा है, मस्तिष्क तो पहले ही बन जाता है। और इनफैक्ट इस मामले में रिसर्च भी है, अपनी माइथोलॉजी तो कहती है कि बच्चा सीख भी जाता है। भाई जो अभिमन्यु की कहानी हम सुनते हैं उसमें तो यही सुनते हैं, और आज भी रिसर्च चल रही है इस पर कि माँ क्या सुन रही है, उसको क्या कहा जा रहा है, क्या पढ़ रही है, नॉवेल क्या पढ़ रहे हो आप, किताब क्या पढ़ रहे हो, इसका कुछ ना कुछ प्रभाव बच्चे के मस्तिष्क पर पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि ये शुरू पहले नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये पहले शुरू हो जाता है, ये पहले शुरू होता है। हाँ, इसके बारे में आप नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ डायरेक्ट इंटरेक्शन के बाद ही शुरू होगा। सामाजिक विकास कैसे शुरू होगा? डायरेक्ट इंटरेक्शन के बाद। क्या? सांवेगिक? हाँ, तो
ये देखो कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे ना। तो कुछ मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि बच्चा जन्म के साथ कुछ संवेगों के साथ जन्म लेता है, ठीक है। लेकिन अन्य मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं, जन्म पर बच्चा कोई विशिष्ट संवेग प्रदर्शित नहीं करता। देखो इस बारे में अगर हम बात करें तो बच्चा पैदा होते ही रोता है, पता है ना सबको, ठीक है। पैदा होते ही बच्चे, भाई डॉक्टर्स कंफर्म ही इससे करते हैं कि नॉर्मल है कि बच्चा पैदा होते ही क्या करता है, रोता है, ठीक है। अगर रोता नहीं है तो डॉक्टर्स परेशान होते हैं, फिर चेकअप्स वगैरह होते हैं। लेकिन कोई भी बच्चा जनरली जन्मते ही क्या करेगा, रोएगा, क्रंदन जिसको क्राइंग कहते हैं, ठीक है। अब कुछ मनोवैज्ञानिक तो उस प्रथम क्रंदन को एक संवेग की श्रेणी में रखते कि हाँ वो एक इमोशन होता है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक कहते कि नहीं, वो संवेग नहीं होता है, वो क्रंदन सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि बच्चे का जो आंतरिक वातावरण, गर्भ में जो पल रहा था वहाँ जो वातावरण है और अचानक से वो हमारे बाहरी वातावरण में जो आता है, तो इसमें एक मेजर डिफरेंस होता है। और इस मेजर डिफरेंस के कारण, उस बड़े अंतर के कारण उसमें क्या प्रारंभ हो जाता है, क्रंदन यानी क्राइंग, वो आवाज प्रारंभ होती है जो रोने की आवाज। उस तब तक उसको जो दुख होता है, देखो रोने के साथ हम दुख महसूस करते हैं नहीं करते। आज अगर आप किसी बात पे रोते हैं या मैं रोती हूँ तो हमको अंदर ही अंदर एक दुख दर्द महसूस होता है ना। तो कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं, बोले उसको वो दुख नहीं होता है, वो आवाज तो निकल रही है रोने की, लेकिन अंदर से वो जो दुख महसूस होने की प्रक्रिया है वो अभी तक उसमें प्रारंभ नहीं हुई है। तो उस क्रंदन को कुछ मनोवैज्ञानिक संवेग मानते ही नहीं है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन पे है। कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बाय बर्थ बच्चा कुछ इमोशन लेके आता है, और कुछ कहते हैं कि नहीं, कोई इमोशन बाय बर्थ लेकर के नहीं आता है। ये सब मैं बताती जब इमोशनल डेवलपमेंट आगे पढ़ेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन लिख ली थी क्या, ये लिख ली थी तुमने, इसके नीचे लिखो। डेफिनेशन लिख ली, इसके नीचे दो नहीं लिखी, जिसे नहीं लिखी फटाफट लिखो। बहुत सारी डेफिनेशन दिए एक एक आदमी ने, एक एक मनोवैज्ञानिक ने एक ही चीज की बहुत सारी डेफिनेशन भी दी है। ये वाली में तो बेसिकली ये लयात्मक नहीं होता है, लगातार होगा। किसी ने मॉडिफाई कर दिया होगा अपनी तरफ से, आपने जहां भी पढ़ा है ना। सबसे फेमस डेफिनेशन क्योंकि हरलॉक की यही वाली है। XYZ किसी टीचर के लिए मैं कुछ नहीं कहती, वो कई बार अपनी तरफ से मॉडिफाई कर देते हैं, इसलिए मैं ओरिजिनल इंग्लिश वाली भी लिखती हूँ जनरली। मैं जब डेफिनेशन बताऊंगी उस, अब लयात्मक के लिए इंग्लिश का क्या टर्म बताएंगी वो, ठीक है। तो मैं जब भी बात करती हूँ तो मैं जनरली उसी डेफिनेशन को बताती हूँ जो बहुत क्लियर है, और फिर उसका इंग्लिश अपने पास टर्मिनोलॉजी होती है। इनफैक्ट मैं तो जनरली ट्रांसलेशन में भी कोशिश करती हूँ कि एग्जैक्ट सब मिले। इस कोहेरेंट के लिए कई बार सुसंबंधित भी लिख देते हैं, लेकिन सबसे सही शब्द क्या होता है कोहेरेंट के लिए, सुसंगत होता है, ठीक है। हाँ, डेफिनेशन के नीचे लिखो, यहाँ क्रमिक से आशय, यहाँ क्रमिक से आशय यह है कि विकास की प्रक्रिया में होने वाले सभी परिवर्तन एक निश्चित क्रम के अनुसार होते हैं,
और इसी कारण मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकास को अध्ययन हेतु, इसी कारण मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकास को अध्ययन हेतु कुछ अवस्थाओं में बांटा जाना संभव हो पाता है। फिर लाइन चेंज करो। सुसंगत से आशय यह है कि विकास के विभिन्न आयामों में होने वाले परिवर्तन एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। ठीक है, अब लाइन चेंज करके लिखो विकास के आयाम या पक्ष। सारे मत लिखना, जिसने लिख लिया हो पहले कोई बात नहीं, पहला लिखना फिर इसमें मैं कुछ लिखाऊंगी।